चलिए देखते हैं। हमने कल के लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में हमने जो एक्ट पढ़ रहे हैं, पीरा एक्ट 2024, इसका हमने इसकी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और उसके एप्लीकेशन को देखा था, और दूसरा हमने डेफिनेशंस को देखा था। और चैप्टर नंबर 2 जो है, जो अथॉरिटी के बारे में हमने देखा था कि अथॉरिटी की कंपोजिशन क्या है, कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, और उसमें जो अ, बाकी भी सारा प्रोसेस हमने उसके अंदर डिस्कस किया। सिलेक्शन पैनल को देखा। तो ये सारी हमने उसके पावर्स को देखी कि अथॉरिटी की जो है वो पावर्स और कौन कौन से फंक्शन होते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करना है। तो जो चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, वो डील करता है डिस्ट्रिक्ट इंफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोर्ड की बात हो रही, डिस्ट्रिक्ट इंफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब यहाँ पे अथॉरिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी बात हो रही है, आपको बोर्ड की बात हो रही है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अथॉरिटी क्या, आप देखें कि पहले अथॉरिटी होता है फिर बोर्ड आता है। ऐसे ही जो हमारे पास अथॉरिटी होती है ना, वो पूरे पंजाब में मतलब उसका होल्ड होता है। अथॉरिटी का जो होल्ड होता है वो पूरे पंजाब में होता है। लेकिन ये जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड, इसका जो होल्ड होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका होल्ड होता है बोर्ड का। और जो अथॉरिटी का होल्ड होता है वो पूरे पंजाब में होता है। द अथॉरिटी बाय एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट इंफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। वो आपसे पेपर के अंदर एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि अथॉरिटी का होल्ड किस लेवल पे होता है और बोर्ड का होल्ड किस लेवल पे होता है। अब इसकी हम कंपोजिशन को देख लेते हैं कि बोर्ड की कंपोजिशन क्या है। जैसे हमने अथॉरिटी के अंदर चेयरपर्सन को पढ़ा था ना, वैसे ही इसका जो चेयरपर्सन है वो होता है, बोर्ड का जो चेयरपर्सन है वो होता है डिप्टी कमिश्नर। और अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन था वो कौन था, कौन बताएगा। अरे अब जल्दी से आंसर करें। अथॉरिटी का सीएम चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन ऑफ कौन था। पंजाब। सीएम। सीएम पंजाब। ठीक है। हाँ जी, सीएम पंजाब था। अब ये हमने ना थोड़ा सा अथॉरिटी के साथ इसको आप कह लें कि कंपेयर करके पढ़ना है। देन आपको ये भूलेगा नहीं। जब आप इसको अथॉरिटी के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे, देन आपको बोर्ड और अथॉरिटी के अंदर जो भी कंपोजिशन है या जो भी डिफरेंस है वो आपको क्लियर भी हो जाएगा और वो आपको याद भी रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इसका एक मेंबर होगा। और वहां पे जो हमने अथॉरिटी के अंदर पढ़ा था, वहां पे पीपीओ था। ठीक है। प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर था, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो पूरे पंजाब को कवर कर रही थी, इसलिए प्रोविंस का पुलिस ऑफिसर, सब प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार आएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। और तीसरा इसमें डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड लॉज। शेड्यूल्ड लॉज मतलब जो हमारे पास वो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, फिनेंसी एक्ट है, प्राइस कंट्रोल एक्ट है, होर्डिंग एक्ट है। तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वो इनका मेंबर होंगे। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेंबर होगा, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, जनरल, ये मेंबर और सेक्रेटरी होगा। अब कौन बताएगा कि अथॉरिटी के अंदर सेक्रेटरी कौन था। डीजी। डीजी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल था। और यहाँ पे बोर्ड में हमारे पास डायरेक्टर जनरल, सॉरी, सेक्रेटरी कौन है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी हमारे पास अब यहाँ पे जो है वो सेक्रेटरी है। तो ये आपने इसका डिफरेंस याद रखना है, चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, एडीसी।
फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं एनी अदर एक्सपर्ट कोऑप्टेड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। मतलब एनी अदर एक्सपर्ट, तो कोई भी एक्सपर्ट हो सकते हैं जो किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से हो सकते। उसके बाद सबसेक्शन इसका 2 है। सबसेक्शन जो 2 है इसमें वो हमें बता रहे हैं द बोर्ड शैल बी हाउस्ड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। मतलब कि जो बोर्ड का ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस होगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा उसका ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। और अथॉरिटी का कौन सा था? अथॉरिटी का कौन सा था? हेडक्वार्टर अथॉरिटी का कहाँ पे था? लाहौर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब सब सेक्शन नंबर 3 है। सब सेक्शन 3 जो है ये डील कर रहा है द बोर्ड शैल मीट एट सच डेट टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन एज द अथॉरिटी में डिटरमाइन। मतलब जो बोर्ड की मीटिंग होगी ना, वो जो अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा, उसकी डेट टाइम और प्लेस। सब सेक्शन 4 है। वही बातें आ रही है जो हमने अथॉरिटी के अंदर पढ़ी थी ना, वही बातें हैं, लेकिन यहाँ पे नेम्स चेंज हैं जस्ट। द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय इट्स चेयरपर्सन। ठीक है, जो बोर्ड की मीटिंग होगी तो कौन प्रिजाइड करेगा? चेयरपर्सन करेगा। और बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है? डिप्टी कमिश्नर। ठीक हो गया। और इन हिज एब्सेंस, अगर चेयरपर्सन वहां पे मौजूद नहीं है, तो फिर जो वो मेंबर नॉमिनेट करेगा वो फिर मीटिंग को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब हमने अथॉरिटी को पढ़ा था तो उसमें ये था कि अगर चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर वाइस चेयरपर्सन उस मीटिंग की सदारत करेगा। और अगर वाइस चेयरपर्सन भी प्रेजेंट नहीं होगा तो चेयरपर्सन जिस मेंबर को नॉमिनेट करेगा वो फिर उसकी सदारत करेगा। अब इसकी कंपोजिशन में, बोर्ड की कंपोजिशन में वाइस चेयरपर्सन तो है ही नहीं, तो मीटिंग को जो प्रिजाइड करेगा वो चेयरपर्सन करेगा। और अगर चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो वो मेंबर नॉमिनेट करेगा वो फिर इसकी जो है वो मतलब मीटिंग को प्रिजाइड करेगा। उसके बाद सबसेक्शन 5 है द कोरम। ठीक है, वही कोरम जो मैंने कल बताया था कि मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड, कि बोर्ड की मीटिंग के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड है। तो शैल बी वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, 1/2। वही जो मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल 20 टोटल मेंबर्स हैं तो उसमें से 10 का होना लाजमी है फॉर द मीटिंग ऑफ, द मीटिंग के लिए वन हाफ का होना लाजमी है टोटल मेंबर्स में से। उसके बाद सब सेक्शन नंबर 6 है द सेक्रेटरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये वही बात आ गई कल वाली ही कि जो सेक्रेटरी होगा वो चेयरपर्सन जब उसे कहेगा तो वो फिर मीटिंग कॉल करेगा बोर्ड की। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कौन है आपके पास? बोर्ड के अंदर सेक्रेटरी कौन है? बोर्ड के अंदर हमारे पास सेक्रेटरी कौन है? एडीसी। ठीक है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। तो जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है ना वो चेयरपर्सन की डायरेक्शन पे फिर मीटिंग कॉल करेगा। अच्छा, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आपने सेक्शंस याद करने हैं या नहीं करने हैं। अब आपने इन सब सेक्शंस को याद नहीं करना कि ये 2 3 4 5 इनको याद नहीं करना। बस आपने ना ये याद कर लेना है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है अब वो सेक्शंस डील कर रहा है 12 से लेकर 15 तक। ठीक है, 12 से लेकर 15 तक चैप्टर नंबर 3 में आ रहे हैं। इस तरह आपने याद करना है कि 12 से लेकर 15 तक अब इसमें आ रहे हैं। अब आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर 3 है वो किसके बारे में है? वो बोर्ड के बारे में है।
मैम स्क्रीन ही शो हो रही है आप। जी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा पता नहीं नेटवर्क का इशू हो गया है, तो वो वहां से डिस्कनेक्ट हो गई है। जस्ट 2 मिनट, 1 मिनट रुके बस। ओके मैम। जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज क्लियर है? मेरे से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। यस मैम, क्लियर है आवाज। ओके ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, अब जब मैंने इस एक्ट को स्टार्ट करवाया था ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन से सेक्शंस याद करने हैं और आपने कौन से सेक्शंस याद नहीं करने। अब हमने सारे सेक्शंस भी याद नहीं करने होते, क्योंकि सारे सेक्शंस भी इम्पोर्टेंट नहीं होते। जब आप पूरा एक्ट पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट है और कौन सा सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, पहले हमने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब वो इस एक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मीन्स आपको उसके सारे सेक्शंस का पता होना चाहिए कि उसका जो सेक्शन नंबर 3 है, वो डील करता था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 डील करता था उसकी कंपोजिशन के साथ। सेक्शन नंबर 5 डील करता था उसके सिलेक्शन पैनल के साथ। और सेक्शन नंबर 6, मतलब वो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, सारे सेक्शन, तो आपने उसको याद रखना है। मैं लास्ट में ना, जब भी हम एक्ट पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको लास्ट में सारी चीजों का बता दूंगी कि आपने इसके अंदर किस किस सेक्शन को याद रखना है। अब हम बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी इस एक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आपने इसके सेक्शंस को भी याद करना है। कि जैसे अब हमने इसका जो पहला सेक्शन नंबर 12 पढ़ा है, वो किसके बारे में है? वो बोर्ड के बारे में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे मतलब 12 से लेकर 15 तक ये चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, सेक्शन नंबर 12 से लेकर 15 तक। तो अब आप इसके 12 से 15 तक पढ़ेंगे कि बोर्ड, इन सेक्शंस को आप याद करेंगे, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको लगवाती भी जाऊंगी, बताती भी जाऊंगी। पढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं साथ साथ आपको मार्क करवाती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ तक अब आपको समझ आ गया कि सेक्रेटरी जो है वो इसकी मीटिंग को कॉल करेगा, और सेक्रेटरी ही इसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखेगा। ये ये भी हमने पीछे अथॉरिटी में भी बात पढ़ी थी, क्योंकि सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि उसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखना होता है। तो मीटिंग भी वो कॉल करेगा चेयरपर्सन की डायरेक्शन पे, और उसका कंप्लीट रिकॉर्ड भी जो है वो भी सेक्रेटरी ही रखेगा, ठीक है। अब हम जरा सब सेक्शन 7 को देख लेते हैं। ये वही बात है जो हमने पीछे अथॉरिटी में पढ़ी थी। The decisions of the board shall be taken by the majority of the members present and in the event of equality of votes। मतलब इस पूरे में वो ये बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने पीछे कल आपको एग्जाम्पल दी थी, कि अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर से डिसीजन लेगा बोर्ड, अगर तो टाई हो जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर टोटल 20 मेंबर्स हैं, 10 एक साइड पे हो जाते हैं और 10 एक साइड पे हो जाते हैं, तो अब वो तो टाई होने वाली बात हो गई ना। नहीं नहीं, उसके सब सेक्शंस आपने याद नहीं करना, बस आपने जस्ट सेक्शंस को याद रखना, ठीक है। तो अब मैच मोटाई होने वाली बात हो, तो जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो फिर उसमें चेयर पर्सन को, या फिर उसकी एब्सेंस में उसने जिस बंदे को नॉमिनेट किया होगा, वो फिर वोट कास्ट करेगा। अब सीधी सी बात है, एक वोट फरीद के पास तो ज्यादा हो जाएगा ना, जो दूसरा मेंबर हो, मतलब वोटिंग में जैसे 10-10 का मैंने कल बताया था, तो अगर चेयरपर्सन वोट इसके हक में कर देता है, तो इसके पास 11 हो जाएंगे।
तो फिर इस डिसीजन को मान लिया जाए। ठीक है, कि अगर आपके पास इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ रहे होंगे देन चेयरपर्सन वोट कर सकता है, अदरवाइज मीटिंग के अंदर चेयरपर्सन वोट नहीं कर सकता। उसके बाद ये सब सेक्शन 9 में वही बात है जो हमने कल अथॉरिटी में भी पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी हमने? अब ना आगे ये सिमिलर आता जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये सेम बातें हैं वही जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। No act, decision, order or proceedings of the board shall be invalid by the reason of any vacancy or defect in the constitution of board। मतलब कि अगर कोई सीट खाली हो जाती है या फिर बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट आ जाता है, तब भी जो ये बोर्ड की जितने भी डिसीजन है या फिर ऑर्डर्स हैं उनको इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सिर्फ एक जो हम कल ने पढ़ा था वही बात। उसके बाद सब सेक्शन नंबर 10 में भी वही बात है कि द सेक्रेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटरीट फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल सपोर्ट टू द बोर्ड। जो सेक्रेटरी होगा, बोर्ड के अंदर सेक्रेटरी कौन है? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। तो जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा वो बोर्ड के सारे सेक्रेटरीट फंक्शंस को देखेगा। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये भी सारी बातें वही हैं जो कल हमने अथॉरिटी में पढ़ी। ठीक है, ये सारी बातें अब आपके पास वही हैं जो कल हमने पढ़ी हैं अथॉरिटी के अंदर। द सेक्रेटरी शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज मेंशन्ड इन द एक्ट। मतलब जो जो पावर्स एक्ट में मेंशन है सेक्रेटरी के पास वो सारी पावर्स होंगी। और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और डेलीगेटेड टू हिम बाय द बोर्ड। मतलब बोर्ड जो है वो इसे और भी अथॉरिटीज दे सकता है। ठीक है, फिर सब सेक्शन नंबर 13 डील करता है कमेटीज के साथ। ये सेम वैसे ही है जैसे कल हमने अथॉरिटी में पढ़ा कि जो बोर्ड है वो कोई भी कमेटीज बना सकता है जहां जहां उसको जरूरी होगा, ताकि एक्ट के जो पर्पसेस हैं उसको कैरी आउट किया जा सके। ठीक है, के बाद सब सेक्शन नंबर 4 है पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। ये भी सेम वैसे हैं, तो इन्हें आप लोग खुद रीड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कल अथॉरिटी के पावर्स और फंक्शंस हमने कल पढ़े थे ना, ये सेम वैसे ही है, इन्हें आप जो है वो एक दफा पढ़ लीजिए। इसमें सिर्फ एक चेंज है, यहां से मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला पर्पस और सेक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर इम्प्लाई एंड विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर कौन था? हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था ना, कौन बताएगा विसल ब्लोअर कौन था? मुखबर। ठीक है, मुखबर। मैम हाँ जी, who has made an exceptional effort towards accomplishing the objectives of the act। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर विसल ब्लोअर हो गया या कोई भी एक ऐसा ऑफिसर या एम्प्लॉय जो कि कोई भी एक्सेप्शनल एफर्ट करता है, स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको यहीं से ही इसको करके बता।
आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। जी ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चले यहाँ से ही हम लोग देखते हैं जहां से हम पढ़ रहे थे। पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो है सच अदर फंक्शंस और कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। मतलब यहाँ पे जो उसको मतलब पेमेंट रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। वो भी कौन देगा? बोर्ड की तरफ से होगा। उसके बाद फिर आ जाता है सबसेक्शन नंबर 15। सबसेक्शन नंबर 15 डील करता है पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। ठीक है। जैसे कल हमने वो पढ़ा नहीं था, जो चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी थी, उसको भी तो देखा था। तो ये पावर एंड द फंक्शंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। अब बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है? कौन बताएगा बोर्ड का चेयरपर्सन? हरी अब। मैम डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर। डिप्टी कमिश्नर। बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है? डीसी, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर। तो अब इसकी क्या क्या पावर्स हैं और इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि वो सारी पावर्स उसके पास होंगी जो भी एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं, ठीक है। या फिर उसको अथॉरिटी या बोर्ड जो भी डेलीगेट करेगा, वो उन तमाम पावर्स और फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी अथॉरिटी की तरफ से मतलब उसको डायरेक्शंस दी जाएंगी, वो सारे काम जो है वो परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहला क्या है कि वो क्या करता है? मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो चेयरपर्सन है बोर्ड का, वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है और इंश्योर कर रहा होता है कि एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अलावा कंडक्ट करता है परफॉर्मेंस रिव्यूज ऑफ इंफोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज। ये अभी हम आगे कंप्लीट इसके ऊपर चैप्टर है इंफोर्समेंट स्टेशन के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे। तो जो इंफोर्समेंट स्टेशन है और उसके अंदर जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं, उसकी परफॉर्मेंस को ये देख रहा होता है डिप्टी कमिश्नर। इसके अलावा रिपोर्ट लेता है, रिकॉर्ड लेता है इन्फोर्समेंट स्टेशन से। इनिशिएट एंड कंडक्ट सच इंक्वायरी बाय हिमसेल्फ। मतलब वो खुद भी कोई भी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर सकता है, और थ्रू एनी ऑफ द ऑफिसर, मतलब किसी ऑफिसर के थ्रू भी वो इसको कंडक्ट करवा सकता है फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। फिर उसके बाद ये देखें, ये भी इसका काम है, प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन द रिक्वेजिशन रिसीव्ड अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। अब जैसे अब आप पूछ रहे थे ना कि हमें कौन कौन से सेक्शंस याद करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब देखें, आपसे वो पूछा जा सकता है कि जो रिक्वेजिशन है वो एक्ट के किस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया गया है इस प्रोसेस को। तो वो इस एक्ट के सेक्शन नंबर 20 में डिस्कस किया गया है। ये आगे हम कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर है, ये रिक्वेजिशन पे भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है? फिर वहां से ये क्या करता है, मतलब ये बोर्ड को रिसीव होती है। फिर बोर्ड इसको आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देता है अथॉरिटी को। ठीक है। अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड। उसके बाद डिसाइड द रेफरेंस सेंट बाय द हेयरिंग ऑफिसर। अच्छा, ये एक रह गया है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय एन एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट द ट्रांसग्रेशंस ऑफ एनी एम्प्लॉय इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन के साथ कोई भी मिसहैप हुआ है तो वो उसे भी एड्रेस करता है ये डिप्टी कमिश्नर। मतलब कि कोई कंप्लेन फाइल करता है कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है, या उसने कोई भी मिसहैप नहीं किया, या कोई भी पब्लिक न्यूसेंस में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो अपनी कंप्लेन फाइल करेगा और ये जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसको एड्रेस करेगा। ठीक है।
उसके बाद डिसाइड द रेफरेंस सेंट बाय द हेयरिंग ऑफिसर। हेयरिंग ऑफिसर कौन से स्केल का ऑफिसर होता है, कल मैंने बताया था आपको। अभी हम आगे चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट हेयरिंग ऑफिसर के बारे में ही पढ़ेंगे। हेयरिंग ऑफिसर का कौन सा स्केल होता है, कल हमने पढ़ा था। और ये अब जल्दी जल्दी बताया करें। 17, ठीक है, 17 स्केल का ये ऑफिसर होता है हेयरिंग ऑफिसर। तो जो हेयरिंग ऑफिसर, रेफरेंस कहते हैं केसेस को, ठीक है। तो जो केसेस होंगे जो हेयरिंग ऑफिसर भेजेगा, उन्हें कौन डिसाइड करेगा, उन केसेस के ऊपर जो फैसला है ना, वो करेगा डिप्टी कमिश्नर। इसके अलावा एडमिनिस्टर द इन्फोर्समेंट स्टेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, मतलब इन्फोर्समेंट स्टेशन को ये देखेगा, exercise such power and perform such functions and may be ancillary to the above। इसका मतलब क्या है कि वो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। और एंसिलरी का मतलब होता है कि जो भी रिलेटेड जो पावर हो सकती है, मतलब इससे रिलेटेड जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है, अगर इससे रिलेटेड भी और कुछ भी पावर्स हैं तो वो भी ये यूज कर सकता है, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर वो पावर्स भी यूज कर सकता है। चले यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 3 जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है ना, इसमें टोटल सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 16 से लेकर 18 तक जो है वो हमारे पास आते हैं इसके अंदर, चैप्टर नंबर 4 में। ये आपने याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हेयरिंग ऑफिसर। अब हम जरा देख लेते हैं हेयरिंग ऑफिसर को, ठीक है। सेक्शन नंबर 16, इस एक्ट का सेक्शन नंबर 16 डील करता है हेयरिंग ऑफिसर के साथ, ठीक है। हेयरिंग ऑफिसर के बारे में इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। द अथॉरिटी शैल अपॉइंट और ऑथराइज एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये जो हेयरिंग ऑफिसर होगा ना, ये हम लेंगे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, ठीक है। वो जो पास जिसे कहते हैं PAS, या फिर वो कोई भी PMS का ऑफिसर होगा, ठीक है। PMS का ऑफिसर होगा जिसका बेसिक स्केल क्या होगा, 17 और अबव। अब देखिए वो आपको ना एमसीक्यूज में आपको ये भी दे सकता है कि बेसिक स्केल 17, या आपको वो घुमाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए वो आपको एमसीक्यूज दे सकता है बेसिक स्केल 17 और अबव, या फिर कह सकता है बेसिक स्केल 17 और बिलो। मतलब वो इस तरह से आपको थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि या तो वो 17 स्केल का ऑफिसर हो या उससे अबव हो। और ये किस लेवल पे होता है, ये सब डिवीजन लेवल पे होता है, ये भी आपने याद रखना। पीछे जो हमने पढ़ा था बोर्ड जो पढ़ा था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, लेकिन ये जो हमारे पास हेयरिंग ऑफिसर है ना, ये सब डिवीजन लेवल पे होगा, ठीक है। और इसका काम क्या है, टू हेयर एंड डिसाइड रिप्रेजेंटेशंस फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। इसको हम देखते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये होती है, कोई भी अपील्स हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्शंस हो सकती है। अब ये आपने ना बात जरा गौर से समझनी है, ये सब सेक्शन 2 में हमें बता रहे हैं ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनी ऑफेंडर और एन एग्रीव्ड पर्सन may file a representation before the hearing officer within 30 days from occurring of cause of action। मतलब कि कोई भी ऑफेंडर उसे कहते हैं ना जिसने कोई भी जुर्म किया हो। तो कोई भी ऑफेंडर या एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन मतलब कि जो बेकसूर है लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई जुर्म सादिर कर दिया गया है, तो वो अपनी कोई भी अपील, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं किसी भी अपील या फिर ऑब्जेक्शन को, तो वो कोई भी अपनी अपील या ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। और वो किसको फाइल करेगा, वो हेयरिंग ऑफिसर को फाइल करेगा, ठीक है।
जिसमें वो बताएगा कि मतलब ये जो काम है या ये जो जुर्म है वो मैंने नहीं किया, मतलब वो अपने आप को डिफेंड करेगा। और ये उसे कब करना है, मतलब कि कोई एक्शन परफॉर्म हो चुका है, ठीक है, अब उस पे जुर्म लग गया है, मतलब कि ये उसने काम, ये जुर्म किया है। तो विद इन 30 डेज, ये आपको एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर जो ऑफेंडर है ना, वो अपनी फाइल दे सकता है, अपनी अपील, अपने ऑब्जेक्शन की फाइल दे सकता है बिफोर द हेयरिंग ऑफिसर, ठीक है। तो अब आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि जो एक ऑफेंडर है या एग्रीव पर्सन है, वो अपनी जो रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा वो किसके सामने करेगा, तो वो हेयरिंग ऑफिसर के सामने करेगा। और फिर हेयरिंग ऑफिसर जो है ना उस पर फैसला करेगा, ठीक है। और ऑफेंडर को 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो फाइल मतलब देनी होगी, या वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइल करनी होगी बिफोर द हेयरिंग ऑफिसर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई मतलब कोई बात जो आपको समझ ना आ रही हो बताएं, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले एक मैसेज करते हैं अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर है तो। ओके, अच्छा। अब वो कह रहे, अब ये बात देखें, इन द फॉलोइंग मैटर्स, मतलब कि जो एक ऑफेंडर है वो अपनी जो रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा वो किस किस मैटर्स में अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइल कर सकता है, ठीक है, कि मतलब वो किन किन मैटर्स में जो अपनी फाइल है वो केस कर सकता है, मतलब अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो फाइल कर सकता है अगेंस्ट द फाइन imposed by the enforcement officer under the act or the scheduled laws। मतलब अगर उसके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने फाइन लगा दिया है तो केस में उस केस में वो अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है हेयरिंग ऑफिसर को। या फिर कॉन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल्स, कार्ड्स और व्हीकल्स। कॉन्फिस्केशन कहते हैं कब्जे में ले लिया, मतलब अगर उसके कोई आर्टिकल्स हैं, कोई रेडी है, कोई ठेला है, कोई भी चीज कब्जे में ले ली गई है, तो देन वो अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है हेयरिंग ऑफिसर को। सीलिंग ऑफ एनी प्रीमिसेस, मतलब कि कोई चीज है या उसकी कोई जगह थी या उसका कोई जगह जो है वो सील कर दिया गई है, तो तब भी वो अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और पब्लिक नुइसेंस के खिलाफ भी वो अपनी फाइल, मतलब उस पर कोई पब्लिक नुइसेंस का इल्जाम लग गया है। या एनी इंसिलरी मैटर्स, इंसिलरी का मतलब होता है कि इससे रिलेटेड, कि मतलब जो हमने ऊपर पढ़ रहे हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी मैटर्स मतलब अराइज करता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो तब वो ऑफेंडर जो है वो अपनी फाइल रिप्रेजेंटेशन अपनी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप सब सेक्शन नंबर 3 देखें। द फाइलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब जिस तरह एक्ट में बताया हुआ है ना उसी तरह से ये हेयरिंग चलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह एक्ट में डिटरमाइन किया गया है, जिस तरह एक्ट में, भी दोबारा रिपीट कर दूं, कॉन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। कॉन्फिस्केशन का मतलब है कि अगर उसकी कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल, ठीक है, कोई भी उसका ठेला या कोई भी रेडी हो सकती है, अगर वो कब्जे में ले ली गई है लेकिन वो समझता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब ये जुर्म मैंने नहीं किया, तो वो हेयरिंग ऑफिसर को अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है कि ये कोई भी ऑब्जेक्शन या अपील होती है, ठीक है। अब ये द फाइलिंग, इस बात की समझ आ गई। सब सेक्शन नंबर 3 ये है। सब सेक्शन नंबर 3 जो है वो ये है कि जो भी एक्ट में बताया गया है ना, जिस तरह भी एक्ट में बताया गया है उसी तरह से ही ये हेयरिंग चलेगी। हेयरिंग का प्रोसेस आगे हम देखते हैं। सब सेक्शन नंबर 4 है द पावर्स ऑफ द हेयरिंग ऑफिसर शैल इंक्लूड।
अब पावर्स हमने देखनी है कि हेयरिंग ऑफिसर की पावर्स कौन कौन सी होंगी। कि ये आपका मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, तो जैसे ही मीटिंग का टाइम एंड होता है तो आप लोग अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पावर्स कौन कौन सी होंगी हेयरिंग ऑफिसर की, ये डिटरमाइन करेगा वेदर द ऑफेंस अकर्ड। ठीक है, कि मतलब कहाँ पे जुर्म हुआ है, क्या जुर्म हुआ है, ये डिटरमाइन करेगा हेयरिंग ऑफिसर। इसके अलावा ये डिटरमाइन करेगा वेदर द फाइन इम्पोज्ड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज रीजनेबल एंड विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब। मतलब कि जो भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ना, इसने फाइन इम्पोज करना है। ठीक है, तो ये देखेगा कि जो भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने फाइन लगाया है क्या वो रीजनेबल है या वो लिमिट्स के अंदर है। एक जो एक्ट है ना, एक्ट के अंदर लिमिट प्रोवाइड की गई है कि आप इतना ही